Hello and welcome to Serious Economics. Today we will understand chronology of monetary and banking theories यानी टाइम के साथ इकोनॉमिस्ट ने मनी और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. फर्स्ट थ्योरी है हमारी 1696 की विलियम पेटी की थ्योरी, जो कि अर्ली क्वांटिटी थ्योरी है. मनी एंड प्राइस के बीच रिलेशन शो करता है. मतलब सबसे पहले पेटी ने आइडिया दिया कि मनी सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है. ठीक है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी. तो मनी सप्लाई एंड प्राइसेस का रिलेशनशिप सबसे पहले विलियम पेटी ने दिया. देन 1752 में डेविड ह्यूम आते हैं. डेविड ह्यूम जो है वो प्राइस स्पीसी फ्लो मैकेनिज्म जैसी थ्योरी देते हैं, जिसमें मनी एंड ट्रेड के बारे में बात होती है. मींस ह्यूम ने बताया कि अगर किसी कंट्री में गोल्ड या सिल्वर, ठीक है, अगर किसी कंट्री में गोल्ड या सिल्वर ज्यादा आता है तो उससे क्या होंगे, प्राइजेस बढ़ेंगी. सिल्वर और गोल्ड का आना मतलब मनी ज्यादा आना. ठीक है, तो अगर किसी कंट्री में गोल्ड या सिल्वर या कह सको कि मनी ज्यादा आता है तो प्राइजेस उससे क्या होंगी, बढ़ेंगे. और प्राइजेस बढ़ने के कारण क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे. एक्सपोर्ट्स महंगे होने के क्या कारण से क्या होगा कि इंपोर्ट बढ़ जाएंगे. और इंपोर्ट बढ़ेंगे तो जो बैलेंस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, प्राइजेस बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और बैलेंस एट एंड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो डेविड ह्यूम ने क्या दिया है, प्राइस स्पीसी फ्लो मैकेनिज्म मनी एंड ट्रेड के बीच में रिलेशन बताता है. ठीक है, चलो अब देखते हैं 1776 की एडम स्मिथ की थ्योरी, जो कि रियल बिल्स डॉक्ट्रिन है. कॉमर्शियल बैंकिंग प्रिंसिपल के बारे में बात हुई है. तो एडम स्मिथ ने 1776 में रियल बिल्स डॉक्ट्रिन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन देनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि ट्रेड हुआ या बिजनेस के लिए सिर्फ लोन देना चाहिए. इससे इकोनॉमी क्या होती है, स्टेबल रहेगी और इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कंट्रोल होगा. अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए एडम स्मिथ ने लोन देने से मना किया था 1776 की इनकी रियल बिल्स डॉक्ट्रिन में. तो रियल बिल्स डॉक्ट्रिन कैसे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, कॉमर्शियल बैंकिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है. ठीक है, 1803 की बात करते हैं. 1803 में हेनरी थॉर्नटन आते हैं, जो कि पेपर क्रेडिट के बारे में बताते हैं. पेपर क्रेडिट के लिए थ्योरी देते हैं. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हेनरी थॉर्नटन बताते हैं. 1803 में जो पेपर क्रेडिट प्लस लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की बात करते हैं, जो थॉर्नटन ने ये बोला कि क्राइसिस के टाइम में जो सेंट्रल बैंक को है ना, क्राइसिस के टाइम में जो थॉर्नटन ने बोला कि क्राइसिस के टाइम सेंट्रल बैंक को बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, लास्ट ऑप्शन के रूप में लोन देना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट आज भी जो है यूज होता है. हम आरबीआई को बोलते हैं ना लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, तो वो जो लास्ट रिसोर्ट के बारे में बात हुई थी वो हेनरी थॉर्नटन ने ही ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मेजर सेंट्रल बैंक है उसे क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए क्राइसिस टाइम में अदर छोटे बैंक्स को. ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी. ओके, 1848 में देखते हैं जेएस मिल करके आते हैं. जेएस मिल जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या दिया, क्वांटिटी थ्योरी को फॉर्मलाइज किया, मनी एज अ वेल बताया. मींस कि जेएस मिल 1848 में आते हैं, क्वांटिटी थ्योरी को फॉर्मलाइज करते हैं. मिल ने क्वांटिटी थ्योरी को और क्लियर किया और बोला कि मनी सिर्फ एक विल है रियल इकोनॉमी में. जैसे रियल इकोनॉमी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, रियल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मनी जो एक विल है. ठीक है, ओके. 1873 में विल मतलब इल्यूजन समझ सकते हो. ठीक है, 1873 में वॉल्टर बैगहोट आते हैं, जो कि लॉम्बर्ड स्ट्रीट करके थ्योरी देते हैं, जिसमें क्या बात करते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन क्राइसिस. ठीक है, तो वॉल्टर बैगहोट जो 1873 में आते हैं, लॉम्बर्ड स्ट्रीट जो है क्राइसिस थ्योरी थी. ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बोला कि क्राइसिस के टाइम में सेंट्रल बैंक को फ्रीली लोन देना चाहिए. ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे, गुड कोलेटरल के अगेंस्ट. ओके, अब देखो ये सारी थ्योरीज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर की है, बट मनी एंड बैंकिंग जब हम सेपरेट पढ़ रहे हैं तो हम इसे फिर से वापस से क्रोनोलॉजी में इंक्लूड करके देख रहे हैं, जिससे कि जब हम इसकी थ्योरी को डिटेल में पढ़े तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 1819 में अल्फ्रेड मार्शल की कैम्ब्रिज कैश बैलेंस. ठीक है, एमडी इक्वल टू केपीवाई. ठीक है, तो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच जो है एमडी इक्वल टू केपीवाई, इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है कैश फॉर्म में रखते हैं. इससे क्या होती है, मनी डिमांड डिसाइड होती है. ठीक है,
फिर आते हैं 1898 में नोट विक्शल की नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कॉमुलेटिव प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन है। मींस कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट थ्योरी इसे कहते हैं। इसका उनका कहना ये था कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट जो है, नेचुरल इंटरेस्ट जो है, अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो इक्वल नहीं है नेचुरल इंटरेस्ट के, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होगा। अगर बैंक क्रेडिट्स क्रिएट करते हैं तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर बैंक्स अगर क्रेडिट क्रिएट करेंगे तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अगर मार्केट में इंटरेस्ट नेचुरल इंटरेस्ट के बराबर नहीं होगा तो एज जनरल हम जानते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा। तो बस नोट विक्सल का जो 1898 का कॉन्सेप्ट था वो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही था। ठीक है, और जो 1907 में नोट विक्सल ने प्योर क्रेडिट इकोनॉमी दी थी, जिसे हम क्रेडिट थ्योरी भी समझते हैं, तो नोट विक्सल की ये दोनों थ्योरी, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट थ्योरी जो है यही बताती है। नेचुरल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बारे में बताती है, इंटरेस्ट वाले चीज, क्योंकि इंटरेस्ट को जो है अगर नेचुरल इंटरेस्ट के बराबर नहीं होगा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा। अगर जो बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होती है। ठीक, बस यही है। 1911 में एरविन फिशर आते हैं। एरविन फिशर जो है फॉर्मूला देते हैं एम बी इक्वल टू पी टी एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फॉर्मुलाइज करते हैं। ये फेमस इक्वेशन है मनी इंटू वेलोसिटी इक्वल टू प्राइस इंटू ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई जो है डायरेक्टली क्या करती है, प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है। ठीक है, देन 1913 में यूएस फेडरल रिजर्व ने एस्टेब्लिश होता है और मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, इस ईयर यूएस का सेंट्रल बैंक बना था। ठीक है, और मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी का स्टार्ट हुआ था 1913 से। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1930 में कीन्स आते हैं, जो कि क्या ले आते हैं, ट्रीटीज ऑन मनी, टू प्राइस लेवल थ्योरी जिसे कह रहे हैं। तो क्या है टू प्राइस लेवल थ्योरी, तो कीन्स ने बताया कि कंजप्शन गुड्स के प्राइजेस, दूसरा इन्वेस्टमेंट गुड के प्राइजेस अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कीन्स की ट्रीटीज ऑन मनी जो है टू प्राइस लेवल थ्योरी है, जिसमें कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के प्राइस लेवल की बात हुई है, जो उसमें कहा गया है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हम क्या देखे हैं। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि सिंपल क्वांटिटी थ्योरी से स्टार्ट होके थ्योरीज जो है ग्रेजुअली बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंकिंग तक इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1936 से। 1936 में जो है कीन्स की आती है थ्योरी, जनरल थ्योरी जिसे, ठीक है, जनरल थ्योरी जो है किसको प्रेफर करती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है कि लोग पैसा क्यों होल्ड करते हैं, तो तीन पर्पज से, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट से ये डिसाइड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से इसकी डिमांड डिसाइड होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन के जो पर्पज है इंटरेस्ट रेट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो जनरल थ्योरी जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यही है कि इंटरेस्ट से क्या होता है, इन सबकी डिमांड डिसाइड होता है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं ब्रिटन नोट। ब्रिटन नोट जो है 1944 में आया था। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। मतलब ब्रिटन नोट जो 1944 में था, ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का स्टार्ट था कंट्रीज के बीच स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और इंस्टीट्यूशन यहाँ से बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1952 में विलियम बर्मोल की थ्योरी देखते हैं, जो कि क्या है, इन्वेंट्री थ्योरेटिक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो बर्मोल जो है ट्रांजैक्शन डिमांड इन्वेंट्री अप्रोच जो है, ये जो थ्योरी देते हैं, इसमें जो वो क्या कहते हैं कि मनी डिमांड को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया। क्या किया उन्होंने कि मनी डिमांड को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया, और लोग जो है वो ऑप्टिमल अमाउंट कैश रखते हैं ताकि क्या हो, कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, तो बॉमल ने क्या किया कि मनी डिमांड को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया, और उन्होंने क्या कहा कि लोग जो है ऑप्टिमल अमाउंट कैश रखते हैं ताकि जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, अच्छा, तो इसी वजह से तो लोग रखेंगे ना पैसा, क्योंकि वो पैसे को इन्वेंट्री की तरह रख रहे हैं। ठीक,
उसके बाद देखते हैं 1953 में मिल्टन फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मनी डिमांड। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन 1953 एंड 1956 में दो थ्योरी देते हैं, एक तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, दूसरा मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी, स्टेबल मनी डिमांड फंक्शन भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, स्टेबल मनी डिमांड फंक्शन की मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी में बात हुई है। ठीक है, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को समझते हैं कि लोग अपनी परमानेंट इनकम के बेसिस पर मनी डिमांड डिसाइड करते हैं, सिंपल। और जो मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी है, तो मनी डिमांड इसमें क्या होती है, स्टेबल होती है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, 1958 में चलते हैं। 1958 में जेम्स टॉबिन आते हैं जो कि पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ मनी डिमांड देते हैं, मीन एंड वेरिएंस। मतलब कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बताती है कि लोग जो है सिर्फ कैश नहीं रखते हैं, बल्कि रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर एसेट चूज करते हैं। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस। ओके, देन आते हैं 1960 में गुरले शाह की थ्योरी देखते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड नियर मनीज। मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड नियर मनीज जो इनका कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, वो ये कहती है कि बैंक्स के अलावा भी इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक एनबीएफसी एक्सेट्रा, ठीक है, तो बैंक्स के अलावा भी इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट करते हैं, और जिसे हम कहते हैं नियर मनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1963 में फ्रीडमैन स्वॉर्ड्स आते हैं। फ्रीडमैन स्वॉर्ड जो है, देखो, फाइनेंशियली इंटरमीडियरीज जो होती हैं, ये मतलब एनबीएफसी वगैरह ये सारे होते हैं, तो ये लोग भी एसेट्स क्रिएट करते हैं या मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और नियर मनी का कॉन्सेप्ट जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। ठीक है, फ्रीडमैन स्वॉर्ड्स मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूएस से मनी सप्लाई कॉजेस साइकिल्स। ठीक है, तो 1963 में फ्रीडमैन स्वॉर्ड्स आते हैं और ये उन्होंने प्रूव किया कि मनी सप्लाई जो है उन्होंने क्या प्रूव किया कि मनी सप्लाई चेंज से इकोनॉमिक साइकिल जो है, बूम या रिसेशन, वो आता है। ठीक है, तो फ्रीडमैन स्वॉर्ड्स ने क्या कहा कि मनी सप्लाई की साइकिल से इकोनॉमिक साइकिल में जो है बूम या रिसेशन आता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 1968 में फ्रीडमैन की, ये फ्रीडमैन स्वार्ट्स के बारे में, ऊपर मिल्टन फ्रीडमैन थे। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रीडमैन की बात करें, स्वार्ट्स ने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूएस से, जिसमें मनी सप्लाई कॉजेस साइकिल बताया, कॉज क्या हो रहा है, बूम या रिसेशन आ जा रहा है इकोनॉमी साइकिल में मनी सप्लाई की चेंज होने से। ठीक है, फ्रीडमैन 1968 जो है नेचुरल रेट हाइपोथेसिस देते हैं, जिसमें किसकी चीज की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड पीसी फिलिप कप के बारे में बात हो रही है कि लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल लेबर, सॉरी, लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल लेवल पर ही रहता है या नेचुरल लेबर पर लेवल पर आता है, और इन्फ्लेशन से क्या होता है, परमानेंटली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को क्या है, इन्फ्लेशन से जो है परमानेंटली हम रिड्यूस नहीं कर सकते, और लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है नेचुरल रेट पर ही आता है। ठीक, रॉबर्ट लुकस की 1972 की थ्योरी है जो कि रैशनल एक्सपेक्टेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या कहती है, ये जो थ्योरी है ये बोलती है कि लोग स्मार्ट होते हैं, फ्यूचर पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पॉलिसी का इफेक्ट जो है इस वजह से कम हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं सर्जेंट वेलेस की 1975 में थ्योरी जो कि पॉलिसी इनएफेक्टिवनेस के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी विथ आरई, मींस की पॉलिसी इनफेक्टिवनेस के बारे में बेसिकली सर्जेंट वेलेस बात करते हैं कि अगर लोग रैशनल है तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रियल इम्पैक्ट होगा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, आरई का मतलब रैशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, 1977 में किड एंड प्रिस्कॉट आते हैं जो कि टाइम इनकंसिस्टेंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका मतलब क्या है टाइम इनकंसिस्टेंसी का, कि गवर्नमेंट जो है प्रॉमिस करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोमिस करती है बट लेटर क्या होती है, चेंज कर देती है, इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी इशू होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेसल की फर्स्ट नॉर्म देखते हैं, 1988 में आता है बेसल का फर्स्ट नॉर्म जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड है, जिसमें 8% CRAR है को रखा गया, मतलब कि बैंक्स को सेफ रखने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स की गई इस नॉर्म में। ठीक है, और वो क्या थी, 8% CRAR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1991 की इंडियन एलपीजी रिफॉर्म जो कि फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन के बारे में बात है, और नरसिम्हन कमेटी के बारे में बात है। ठीक है, मतलब इंडियन एलपीजी रिफॉर्म जो 1991 में आई थी लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, वैसे तो एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से डिपेंडेंट है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की, तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन की, फाइनेंशियल सेक्टर को मॉडर्न बनाया। ठीक है,
से एलपीजी में लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी इसी में इंक्लूडेड है एंड ग्लोबलाइजेशन भी, ठीक है। देन 1992 में नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट आती है, जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के से रिलेटेड बात करती है। एनपीए को रिकॉग्निशन मिलता है एंड कैपिटल नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसमें एनपीए को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के बारे में बात होती है। बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाता है इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक। देन आता है, अभी तक हमने क्या देख लिया, आफ्टर कीन्स हमने थ्योरी कहाँ से शिफ्ट हुई, सो आफ्टर कीन्स थ्योरी जो है शिफ्टेड फ्रॉम सिंपल मनी डिमांड टू एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर पॉलिसी इफेक्टिवनेस के बारे में बात की हमने, एंड फाइनली अब हम मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है। तो जहां फ्रॉम कीन्स टू मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म, मनी थ्योरी जो है वो क्या हो रही है, बिकेम स्मार्टर एज पीपल बिकम स्मार्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग स्मार्टर हो रहे हैं, तो मनी थ्योरी भी जो है स्मार्टर हो रही है, ठीक। अब देखो, अब हम देखते हैं 1998 के बाद मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म और रीसेंट मॉनेटरी डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बेसल नॉर्म सेकंड आया हमारा 1998 में, थ्री पिलर फ्रेमवर्क, ठीक है, कैपिटल, सुपरविजन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसल टू ने बैंकिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए तीन पिलर्स दिए, कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरविजन एंड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। देन आते हैं 1998 में ही, सेम ईयर में, नरसिम्हन कमिटी टू की रिकमेंडेशन देखते हैं। उन्होंने फर्दर बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में रिकमेंडेशन दिया, जिसमें इस कमिटी ने बैंकिंग सेक्टर को और एफिशिएंट बनाने के रिफॉर्म सजेस्ट किए, एनपीए रिडक्शन के बारे में बात किया था, स्ट्रॉन्गर कैपिटल नॉर्म्स के बारे में बात किया था, एंड बेटर रेगुलेशन से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। देन 2006 में आते हैं इंडिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब आरबीआई मूव्स टुवर्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। मींस इंडिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है 2006 में जो आया था, इसमें क्या है कि आरबीआई का फोकस जो है शिफ्ट हुआ ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल पर भी, ठीक है, एंड प्राइस स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस मिलने लगा यहाँ से। देन 2010 में आते हैं बेसल थर्ड नॉर्म, जो कि पोस्ट जीएफसी, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसे कहते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद है, तो 2008 क्राइसिस के बाद जो है रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए। इसमें क्या किया गया, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, लिक्विडिटी रेशियो चाहिए, ठीक है, एंड बैंक को शॉक प्रूफ बनाना था। देन 2016 आता है इंडियन फ्लेक्सिबल आईटी एमपीसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4 ± 2%, मतलब कि 2016 में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो बनाई गई, एंड इंडिया ने ऑफिशियल टारगेट सेट कर लिया 4% इन्फ्लेशन ±2% रहेगा, और एमपीसी इसे क्या करती, इस इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया इंडिया में, 500 एंड 1000 नोट्स को क्या कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया। कब हुआ, नवंबर 8 2016 ने। गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी, करप्शन और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है। देन 2016 में आईबीसी इनेक्टेड हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे कि एनपीए रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कंपनीज को टाइम बाउंड रेजोल्यूशन देने के लिए, एंड बैंकिंग सेक्टर को क्लीन बनाने के लिए लाया गया, ठीक है। तो जो हमारा मॉडर्न फेस है वो कहाँ, जो हमारा मॉडर्न फेस है उसका फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम थ्योरी टू रेगुलेशन टू स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट इन बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है। तो हम फ्रॉम बेसल नॉर्म्स टू डिमोनेटाइजेशन, मॉडर्न बैंकिंग इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।